हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो मेन चीजें हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है हेरिडिटी एंड दूसरी है वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसे बोलते हैं कि हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आना, मतलब कि तुम्हारे मम्मी पापा के अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो तुम्हारे अंदर आना, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी। और वेरिएशन का मतलब क्या है? देखो, सेम टू सेम आप अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं हो, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर डिफरेंस होगा, तो उसी चीज़ को हम लोग वेरिएशन बोल देते हैं। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स स्लैश ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। तो हेरिडिटी समझ में आया, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स आप अपने पेरेंट्स से लेते हो उसे हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने पेरेंट्स से वो क्वालिटी ली तो आप अपने बच्चों को भी वो पास ऑन करो। तो इसी तरीके से हमारा हेरिडिटी वर्क करता है। वेरिएशन के अंदर क्या होता है, जैसे आपके जो दोनों पेरेंट्स थे, उन दोनों पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे कुछ आपके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन दिखाई है आपने। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, देखो वेरिएशन भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है सोमेटिक वेरिएशन और दूसरी होती है गेमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है? ये वो वाली वेरिएशंस होती हैं जो हमारे सेल्स के अंदर होती हैं। तो ये जो वेरिएशन है ये ना ही हम लोग इनहेरिट करते हैं और ना ही इन्हें ट्रांसमिट करते हैं। इनहेरिट मतलब कि ना ही ये वाली वेरिएशन हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं और ना ही हम आगे अपने बच्चों को ये वेरिएशन दे सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सोमेटिक वेरिएशन को हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं। मतलब कि आप पैदा तो हो गए लेकिन फिर आपने खुद की मेहनत से कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर लाए, जैसे कि सचिन इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये क्वालिटी अगर सचिन के अंदर है तो यही क्वालिटी उनके बेटे के अंदर भी जाएगी या फिर उनके बच्चों के अंदर भी जाएगी। जैसे यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अब इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत पढ़ाई करी होगी, तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी इन्होंने पढ़ाई करी है, जो भी मेहनत करी है, वो सेम टू सेम इनका बच्चा भी वैसे का वैसा करे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सोमेटिक वेरिएशन। ये वेरिएशंस ज़्यादातर हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर होती हैं और इनको हम लोग अपने पेरेंट्स से नहीं लेते और ना ही हम अपने बच्चों को ये क्वालिटीज़ दे सकते हैं। फिर आती है गेमेटिक वेरिएशन। गेमेटिक वेरिएशन के अंदर क्या होता है? ये वाली जो भी वेरिएशंस हैं ये गैमेट्स के अंदर होती हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती हैं। इनको हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब ये वाली वेरिएशन हम अपने पेरेंट्स से भी ले सकते हैं, साथ में अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे कि गेमेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? ह्यूमंस की हाइट। किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, तो ये क्वालिटी आप अपने बच्चों के अंदर भी पास ऑन कर सकते हो और आप अपने माँ बाप से भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आप ये पूरी फैमिली देख रहे हो, नोटिस करना कि यहाँ पर सबकी हाइट लगभग मिलती जुलती है। सो मे बी दिस इज़ ड्यू टू गेमेटिक वेरिएशन। ये कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ये कौन से ट्रेट्स हैं जो कि हम लोग पास ऑन कर सकते हैं? ह्यूमंस की हाइट हो गई, स्किन का कलर हो गया, ये सब गेमेटिक वेरिएशन के अंदर आती है। Accumulation of variation during reproduction. Variation occurs during reproduction whether organisms multiply sexually or asexually. Variation कब create होती है? जब reproduction हो रहा होता है। अब reproduction या तो sexually होगा जिसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, या asexually मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इन दोनों के दौरान ही वेरिएशन होती है। तो यहाँ पर ये दिखाया है वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशंस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलती है। वाई? बिकॉज सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। तो ये जो है ये क्यों होती है? ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है, देखो डीएनए का जब कॉपी होने का काम हो रहा होता है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बहुत कम होता है। यहाँ पर यही बताया कि बहुत ही कम इनएक्यूरेसी होती है डीएनए कॉपी में, इस वजह से बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ये अमीबा है, तो ये जैसा पेरेंट अमीबा होगा ना, लगभग बहुत ही कम डिफरेंस होगा जो भी इसके बच्चे होंगे उन।
फिर है वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है वेरिएशंस आर लार्ज। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों पेरेंट्स के अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स है तो दोनों पेरेंट्स के पास ऑब्वियसली डिफरेंट डीएनए भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉपी करने में ज़रूर डीएनए कॉपिंग में जो मिस्टेक होगी वो ज़्यादा लार्ज होगी। वाई? बिकॉज यहाँ पर 2 पेरेंट्स की डीएनए कॉपी करने हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट था जिससे डीएनए कॉपी हो रहा था और बच्चे बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पेरेंट्स हैं। ज़्यादा पेरेंट्स मतलब कि 1 और 1 2 पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अब आपको पता चला कि वेरिएशन कैसे क्रिएट होती है, लेकिन एक वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? आखिर वेरिएशन होना ज़रूरी क्यों है? वेरिएशन के क्रिएट होने से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एडवांटेज मिलता है। जैसे यहाँ पर ये बैक्टीरिया था, अब ये जो बैक्टीरिया भाई साहब थे, इनके ये कितने डिग्री सेल्सियस पे ज़िंदा रह पाते थे? ये मान लो ज़िंदा रह पाते थे 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जो इनका बच्चा हुआ उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन हो गई, और जब वेरिएशन हुई तो ये जो इनका बच्चा था ये कितने डिग्री सेल्सियस तक ज़िंदा रहने लगा? ये ज़िंदा रहने लगा लगभग 150 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसकी कब डेथ हो रही थी इस बैक्टीरिया के? ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो वेरिएशन हुई बच्चे के अंदर, उसके बाद वो ज़्यादा गर्मी में रहने लगा इन ऑलमोस्ट 150 डिग्री सेल्सियस। तो बैक्टीरिया जो है जनरली विदस्टैंड कर पाते हैं ज़्यादा हीट को बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अच्छा, हीट के साथ साथ यही कोल्ड में भी होता है। मान लो ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहा था ओनली 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो जो इसकी नई वेरिएशन क्रिएट हुई, नया वेरिएंट क्रिएट हुआ, वो सर्वाइव कर पाएगा -25 डिग्री सेल्सियस में। तो बोलेंगे कि ये तो ज़्यादा सर्दी में रह पाता है। तो ये वेरिएशन यहाँ पर एडवांटेज दे रही है इस बैक्टीरिया को। इसी तरीके से वेरिएशंस की वजह से जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे आप अगर कभी भी किसी पहाड़ी इलाके पे जाओगे तो नोटिस करना, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिससे कि वो ठंड से प्रोटेक्टेड रहें। डॉग्स के साथ भी देख लेना, आप नॉर्मली अगर किसी ऐसी जगह पर रहते हो गर्म इलाके में, तो आप वहाँ के डॉग्स को देखोगे उनकी स्किन के ऊपर हेयर्स बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर किसी पहाड़ वाली जगह पर जाओगे तो वहाँ के जो डॉग्स होते हैं उनकी स्किन के ऊपर हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, घने बाल होते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वेरिएंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया है, एक है फ्री ईयर लोब और एक है अटैच्ड ईयर लोब। तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ये भी एक तरीके का वेरिएंट्स है ह्यूमन बींग्स में जो पाए जाते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। अब ये वेरिएशन वाली चीज़ें सुनने में, पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल में सारी पढ़ाई और रिसर्च किसने करी थी? मेंडल ने करी थी। और उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने पूरी वेरिएशन के बारे में और किस चीज़ के बारे में, वेरिएशन साथ साथ में हेरिडिटी, इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करी थी। तो इसी वजह से हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करे थे प्लांट्स को ब्रीड करके और हाइब्रिडाइजेशन करके। तो ये दो चीज़ें करी थी। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ब्रीडिंग क्या होता है, सब समझेंगे हम लोग।
और इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रपोज करे थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट्स से क्या क्या क्वालिटी लेगा, एग्जैक्टली क्या क्या क्वालिटी लेगा कोई भी बच्चा अपने और अपने पेरेंट्स से, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने प्लांट कौन सा सेलेक्ट करा था, गार्डन पी। गार्डन पी को क्यों सेलेक्ट करा था ये भी हमें पता चलेगा, क्योंकि एक तो गार्डन पी के पास बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे जो फ्लावर का कलर था गार्डन पी में वॉयलेट कलर भी देखने को मिलता है, वाइट कलर भी, तो अलग अलग क्वालिटीज़ थी। तो ये अलग अलग क्वालिटी क्यों ली, जिससे कि वो बहुत डिटेल में पढ़ पाएँ जेनेटिक्स के बारे में, वेरिएशंस के बारे में। तभी उन्होंने इतनी सारी डिफरेंट क्वालिटी वाली गार्डन पी को चुना था, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, मेंडल के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बारे में भी और डिटेल में बात करते हैं, जो कि गार्डन पी था। ये तो हमें पता है कि जो गार्डन पी है उसके अंदर इतने सारे डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि फ्लावर का कलर भी 2 टाइप का होता है, सीड की शेप भी 2 टाइप की होती है, पॉट का कलर भी 2 टाइप का होता है, प्लांट की जो हाइट है वो भी टॉल या फिर शॉर्ट होती है। लेकिन सिर्फ गार्डन पी को ही क्यों चुना मेंडल ने? आखिरकार मेंडल ने किसी ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं चुना? सोचो, अगर किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते तो एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन होता है 100 ईयर्स, तो 100 साल तक उन्हें वेट करना पड़ता, फिर जाके रिजल्ट उन्हें मिलता, फिर दोबारा से जो उनकी सेकंड जनरेशन होती उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते, तब जाके उन्हें रिजल्ट मिलता। तो इसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाता और वो अच्छे से अपना एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं कर पाते। तो इसी वजह से इन्होंने गार्डन पी को चुना। गार्डन पी जो होती है इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, बहुत ही कम समय के अंदर ये अच्छे से ग्रो कर जाती है, और इसी वजह से ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी जेनेटिक्स के रिलेटेड कर पाए गार्डन पी के ऊपर। अच्छा, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम ये होता है। साथ ही में जो गार्डन पी थी इसके बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, लार्ज नंबर ऑफ सीड थे, तो मेंडल जो थे बहुत मज़े से अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कर पाते थे। वो क्रॉस पॉलिनेट करा करते थे प्लांट्स को और स्टडी करा करते थे एक एक कैरेक्टर्स को एक एक टाइम पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर हो एक एक प्लांट के पास, उनके बीच में अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर एक पी प्लांट है, यहाँ पर एक पी प्लांट है। जो ये वाला पी प्लांट है इसके पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? टॉल का, कैपिटल टी। और एक ये वाला पी प्लांट है, इसके पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? शॉर्ट का, स्मॉल टी। तो शॉर्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? स्मॉल टी, और टॉलनेस को किससे? कैपिटल टी से। अब इन दोनों के बीच में जब हम रिप्रोडक्शन कराते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? देखो, सिंपल सा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। जो इनकी जनरेशन होगी F1 जनरेशन, मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन होगी, इसके अंदर जितने भी हमारे प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? टॉल होंगे सारे। और उनके पास हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी का। मतलब यहाँ पर आप देखो क्या कैरेक्टर था इस वाले प्लांट के पास? कैपिटल टी, इस वाले के पास स्मॉल टी। लेकिन जो इनके बच्चे हुए हैं उनके पास दोनों कैरेक्टर हैं, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब F2 जनरेशन यानी कि सेकेंड जनरेशन। अच्छा, सेकेंड जनरेशन के बारे में उन्होंने कैसे स्टडी करा? ये जो F1 जनरेशन थी इसमें से जो प्लांट्स थे उन्होंने इनका रिप्रोडक्शन करवाया। फिर तो यहाँ पर एक F1 का प्लांट ले लिया, यहाँ पर एक F1 का प्लांट ले लिया। इनके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? एक था कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरे वाले के पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में जब रिप्रोडक्शन कराया तो हमें किस टाइप के प्लांट्स देखने को मिले F2 जनरेशन में? देखो, एक था कैपिटल टी का, एक था कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे वाला भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो थर्ड वाला है वो है स्मॉल टी। अब यहाँ पर जो कैपिटल टी था ये तो टॉल हो गए, जो यहाँ पर ये वाला था ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, क्योंकि इनका जो कैपिटल टी है वो इनके अंदर कैपिटल टी भी है। और यहाँ पर जो शॉर्ट वाला है उसके पास क्या है? स्मॉल टी एंड ओनली स्मॉल टी। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर होगा कि जो F1 जनरेशन थी वहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स थे वो सब टॉल थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ?
सारे प्लांट्स टॉल क्यों हुए, स्मॉल नहीं हो सकते थे क्या? नहीं, जो टॉलनेस है वो एक तरीके से डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट मतलब कि राज करता है, ये वाला ट्रेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। तो ये वाली क्वालिटी पावरफुल होने की वजह से और सारी क्वालिटीज से ये वाली क्वालिटी ऊपर आती है। तो टॉलनेस क्या है? टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। अच्छा, सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या हुआ है देखो, सेकेंड जनरेशन के अंदर भी लगभग जो 3 प्लांट्स थे वो तो टॉल थे, सिर्फ एक ही प्लांट तो स्मॉल हुआ। तो यहाँ पर भी आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये सारे टॉल क्यों हैं, बिकॉज टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये जो F2 जनरेशन के प्लांट्स थे इसमें भी 3 लंबे थे और एक छोटा था, बिकॉज टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया होगा कि जो कैपिटल टी है ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट। तो कैपिटल टी क्या हो गया हमारा, डोमिनेंट ट्रेट, और जो स्मॉल टी है दीज आर रिसेसिव ट्रेट। मतलब रिसेसिव ट्रेट का मतलब होता है जो थोड़ा दबता है, रिसेसिव मतलब जो चीज़ दबती है, और डोमिनेंट मतलब कि जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है। एक हेटेरोजाइगस कंडीशन भी होती है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसा हमें F2 जनरेशन में देखने को मिला था कि जो 2 प्लांट्स थे इनमें एक के पास कैपिटल टी था, एक के पास स्मॉल टी, इस वाले के पास भी कैपिटल टी और इस वाले के पास स्मॉल टी। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन, जहाँ पर एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रिसेसिव ट्रेट होता है। तो यहाँ पर आई होप अब आपको क्लियर होगा प्योर होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है और किस तरीके से हमारी जनरेशन्स आगे वाली फॉर्म होती हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पूरा एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। अच्छा, फिर आता है फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो। देखो, फिनोटिपिक का मतलब होता है, फिनो का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, टॉल है कोई प्लांट या शॉर्ट है या दिखने में कैसा है, जनरली वो चीज़। जीनोटिपिक का मतलब होता है कि जेनेटिकली वो कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो देखो फिनोटिपिक रेशो कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो काउंट करना आप, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला हमारा केस था यहाँ पर आपको काउंट करना है, सॉरी ये सेकेंड वाले केस में काउंट करना है आपको। तो यहाँ पर आपको ये काउंट करना है कि इनमें से टॉल कितने प्लांट थे। बोलोगे 3 प्लांट टॉल थे तो हम 3 लिख देंगे, इस टू 1 प्लांट क्या था, शॉर्ट था। तो ये क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशो। क्लियर है आपको, बहुत ही सिंपल है। फिनोटिपिक रेशो 3:1 का रेशो बन जाएगा। फिर आता है जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो मतलब कि जीन्स के बारे में हम लोग देखते हैं, जेनेटिक मेकअप कैसा था। तो यहाँ पर एक प्लांट जो है उसके पास कैपिटल टी है तो हम 1 लिख देंगे। 2 प्लांट्स है जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, इस वाले के पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो 2 लिख देंगे। और जो हमारा 4th वाला प्लांट है इसके पास स्मॉल टी है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो आई होप आपको समझ में आया होगा और जीनोटिपिक रेशो समझ में आया होगा। तो एग्जाम में अगर आपको फिनोटिपिक रेशो पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल है, बस चार्ट को देखना और आपको बता देना है। जीनोटिपिक रेशो भी कुछ इसी तरीके से बताना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो ऑब्जर्वेशन क्या थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, हमने देखा बहुत अच्छे से। जो हमारी F1 जनरेशन थी यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं था, ऑलमोस्ट सारे प्लांट ही टॉल थे। जो F2 जनरेशन थी इसके अंदर हमें देखने को मिला कि ओनली 1 प्लांट वॉज शॉर्ट और जो बाकी के प्लांट्स थे वो सब टॉल थे। तो फिनोटिपिक रेशो क्या था F2 जनरेशन का, 3:1, मतलब 3 टॉल थे और 1 शॉर्ट था। अच्छा, जीनोटिपिक रेशो क्या होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके फटाफट आंसर करना, देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं जीनोटिपिक रेशो। इन कंक्लूजन हमें समझ में आया कि कैपिटल टी और जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है ये सारे प्लांट्स जो होंगे ये टॉल प्लांट्स होंगे, ठीक है, जबकि जो स्मॉल टी वाले प्लांट होंगे वो शॉर्ट प्लांट होंगे। अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। अगर सिंगल ये कैपिटल टी आ जाता है जो कि एक डोमिनेंट ट्रेट है, देखो यहाँ पर एक सिंगल कैपिटल टी था, ये भी इनफ है प्लांट को टॉल रखने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर होगा। और जबकि अगर प्लांट को छोटा रहना है तो उसके लिए दोनों कैसे ट्रेट्स होने चाहिए, रिसेसिव ट्रेट, जैसे स्मॉल टी जो कि रिसेसिव ट्रेट था ये प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाकर प्लांट शॉर्ट हो पाएगा।
अगर गलती से यहाँ पर एक ऐसे कैपिटल टी आ जाएगा तो प्लांट शॉर्ट नहीं हो पाएगा। कैरेक्टर्स / ट्रेट्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि ये क्या है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये दिखते हैं हमें, ये ज़्यादा पावरफुल क्वालिटीज़ होती हैं। और जो स्मॉल टी है ये होते हैं रिसेसिव ट्रेट्स, क्योंकि ये दबे रहते हैं, सप्रेस मतलब कि दबे रहते हैं, दिखते नहीं हैं हमें। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे डी हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो अभी अभी हमने ऊपर देखा, इसमें क्या था सर? इसमें देखो एक एक क्वालिटीज़ थी बस, पेरेंट्स के पास ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं थी। यहाँ पर देखो ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जैसे टॉलनेस और यहाँ पर शॉर्टनेस, फिर यहाँ पर टॉलनेस और टॉलनेस, फिर इसके बीच में हमने कराया था इनके पास एक शॉर्ट वाला ट्रेड भी था, बस सिंपल सा था। लेकिन डी हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है? देखो डी हाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के पास। जैसे देखो राउंड एंड, ये जो सीड है ये कैसा है, ये राउंड एंड ग्रीन कलर का है, लेकिन हमने ग्रीन कलर को कैसे दिखाया है? स्मॉल वाई से स्मॉल वाई से। मतलब क्या कि जो ग्रीन है वो एक रिसेसिव ट्रेट है, और यहाँ पर एक सीड हमने लिया है दूसरा जो कैसा है, रिंकल्ड है। तो रिंकल्ड को हमने किससे दिखाया है? स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर से दिखाया है। ये कैसा ट्रेट हो गया? रिसेसिव, मतलब कि ये ट्रेट दबने वाला हो गया, और ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला ट्रेट हो गया आर वाला। ये जो कैपिटल वाई है ये क्या हो जाएगा? जो हमारा येलो है इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पर जब हम लोग इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें? एक ऐसा सीड जिसके पास दोनों क्वालिटीज़ होंगी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये क्या कर दिया हमने? डी हाइब्रिड क्रॉस। अब फाइनली हमें जो कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई से और सीड्स मिलेंगे वो कुछ इस टाइप के मिलेंगे, मतलब कि लगभग 315। ये बहुत ही बड़े केस पर बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपेरिमेंट करा गया था। ये ज़्यादा आपको डिटेल में इस एक्सपेरिमेंट में जाना नहीं है, क्योंकि आप क्लास 12th में प्यूनिट स्क्वायर की हेल्प से समझोगे ये पूरा। बट यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, इनको जब हमने आगे जाकर ब्रीड कराया तो इससे जो बहुत सारे सीड्स बने थे उससे हमें क्या रेशो देखने को मिला था? 9, 3, 3 और 1 का। क्या रेशो मिला? 9, 3, 3 और 1 का। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको फिनोटाइपिक रेशो में लिखो तो कैसे लिख दोगे? 9, 3, 3, 1। सिंपल, फिनोटाइपिक रेशो बन गया हमारा। अच्छा, अब इसी को आपको जीनोटाइपिक रेशो में लिखना है। कैसे लिखोगे? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? जब कैपिटल आर और स्मॉल वाई ने क्रॉस ब्रीड करा किसके साथ? स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ, तो जो हमारी F1 जनरेशन थी, मतलब जो ये वाली फर्स्ट जनरेशन थी, इसके पास दोनों क्वालिटी देखने को मिली, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की भी। फिर जब हमने इसको आगे क्या करवाया, इसको आगे रिप्रोड्यूस करवाया, तो हमें दूसरी जनरेशन देखने को मिली जिनके पास अलग अलग क्वालिटीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया था F1 प्लांट का, वहाँ से हमें फिनोटाइप क्या मिला? 9:3:3:1 का रेशो। क्या मिला था? 9:3:3:1 का रेशो। सिंपल है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा चार्ट दे दिया जाएगा, अगर पेपर में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा तो आपको सिंपली बता देना है। देखो, ये हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ कैपिटल में है वो डोमिनेंट है, और जो भी चीज़ स्मॉल में है वो क्या है? रिसेसिव ट्रेट है, मतलब कि रिसेसिव वाली क्वालिटी है। कंक्लूजन क्या है? राउंड और जो येलो सीड्स हैं वो क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्यों राउंड और येलो डोमिनेंट कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि ये दोनों कैपिटल में लिखे हैं। बस सिंपल तरीका है ये पता लगाने का। अच्छा, रिसेसिव ट्रेट कौन से हैं? स्मॉल वाले। ग्रीन क्या हो गया? रिसेसिव ट्रेट हो गया। रिंकल्ड, कोई सीड रिंकल्ड है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिसेसिव ट्रेट। रिंकल्ड का मतलब क्या होता है? जो एक सीड होता है ना, यू पतला सा, सूखा हुआ, सुकड़ा सा हुआ है, उसे बोलते हैं हम लोग रिंकल्ड। उसके ऊपर निशान टाइप है। ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, आखिरकार ये एक्सप्रेस कैसे होती हैं? देखो, ये सारी चीज़ें सेल्स के अंदर हो रही होती हैं। सेल्स के अंदर प्रोटीन होता है, और प्रोटीन्स के साथ साथ सेल्स के अंदर जो पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो DNA के पास होती है।
ठीक है, ये जो डीएनए होता है यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जब ये डीएनए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, कॉपी वॉपी होता है ये डीएनए, मान लो एक सेल दूसरा सेल बनाता है, तो वो डीएनए जो है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन होता रहता है। तो उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि दूसरा सेल कैसा होगा। फिर जो दूसरा सेल है वो भी अगर अपने से दूसरा सेल बनाएगा तो वो भी किससे सारी इंफॉर्मेशन देगा, डीएनए से सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ से होती है, डीएनए से। देखो सिंपल तरीका है, आपको इसको ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होकर समझने की ज़रूरत नहीं है। सबने पेन ड्राइव का यूज़ करा होगा, ठीक है। तो पेन ड्राइव के अंदर क्या होता है, आपने पेन ड्राइव के अंदर मान लो बहुत सारे सॉन्ग्स फिल कर ली। अब उस पेन ड्राइव को आप क्या करो, आपको उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा दो या फ़ोन में लगा लो या टीवी में लगा लो, तो फिर आप वो सॉन्ग्स को दूसरी जगह भी कॉपी कर सकते हो। इसी तरीके से जो डीएनए होता है वो एक जगह से दूसरे सेल के अंदर इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी करता रहता है। इस तरीके से कुछ वर्क करते हैं हमारे, और जो हमारी डोमिनेंट ट्रेट होते हैं वो पहले दिखते हैं और जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो कम दिखते हैं। अब डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या था सर, जैसे कि यहाँ पर जो राउंडनेस है वो क्या था, एक डोमिनेंट ट्रेट था, तो इसी वजह से जो ये सीड था ये राउंड बना है। और यहाँ पर देखो जो कलर था येलो, वो भी एक डोमिनेंट ट्रेट था, इसी वजह से सीड का कलर येलो हुआ है। लेकिन इसके पास क्वालिटी दोनों है, राउंड और ग्रीन की भी और रिंकल्ड और येलो की भी। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत इसको आप कंफ्यूज नहीं हो सकते इस चीज़ में, काफ़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। जो जीन्स हैं ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को और ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की। कैसे सेक्स डिटरमाइन हो सकता है किसी भी ऑफ स्प्रिंग का। क्या आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर फीमेल टर्टल्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है? लेकिन सर ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया के अंदर फीमेल टर्टल्स बढ़ रहे हैं? देखो जो टर्टल के एग होते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो जो एग के अंदर बेबी होता है ना, उसका जेंडर चेंज हो जाता है और वो फीमेल बन जाता है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो वो मेल बन जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, दुनिया के अंदर बढ़ती गर्मी के कारण टेम्परेचर इतना हाई रहने लगा है कि जो एग है वो ज़्यादा ही हीट हो जाती है, उसे ज़्यादा ही गर्मी मिलती है। इस वजह से ज़्यादातर जो टर्टल के बेबीज़ हैं वो फीमेल हो रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण है, और इन्वायरमेंट की वजह से भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक आपको ये एग्जांपल लाइव दिख रहा है। फिर होता है जेनेटिक रीज़न। देखो जीन्स की वजह से भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। कुछ एनिमल्स में जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, जेंडर जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है, बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। जैसे कि अगर एक्स क्रोमोसोम होगा तो फीमेल होगी, और अगर एक्स और लास्ट में वाई क्रोमोसोम होगा तो मेल होगा। अच्छा, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है ये हम अभी और अच्छे से समझ लेते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों के अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से जो 22 क्रोमोसोम्स हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। मतलब कि इनके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी सेव होती हैं। बस एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिससे डिसाइड होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का जेंडर। जैसे देखो यहाँ पर XX फीमेल थी और XY मेल था। अब इन दोनों ने रिप्रोडक्शन करा। अब क्या होगा, देखो जो फीमेल है उसके पास क्या होगा, एक X होगा और डैश। अब यहाँ पर देखो जो फीमेल है उसके पास एक X है डैश, लेकिन एक डैश का स्पेस क्या है, खाली है। अब यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो स्पर्म है, इन केस जो मेल है उसका जो स्पर्म है वो X क्रोमोसोम को कैरी करता है, तो यहाँ पर एक और X आकर मिल जाएगा। इस डैश पर क्या फिल हो जाएगा, X। तो क्या होगा बताओ बेटा, इट विल बी अ गर्ल। सिंपल सी बात है। और अगर यहीं पर जो ये X था इसके डैश के साथ में क्या फिल हो जाता, अगर ये बॉय का जो स्पर्म है ये कैरी करता वाई क्रोमोसोम को। देखो यहाँ पर ये गया एग को फर्टिलाइज कर दिया, एक्स ऑलरेडी फीमेल के पास था क्रोमोसोम। अब यहाँ पर डैश पर आके क्या चीज़ आ गया, वाई क्रोमोसोम। तो अब आप क्या बोलोगे कि जो बच्चा है वो क्या होगा, इट विल बी आ बॉय। बहुत सिंपल है, बहुत साइंटिफिक रीज़न है। तो यहाँ पर अब से आपको पता चल गया कि जो फादर होता है उनके क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि कोई भी पर्सन मेल होगा या फिर फीमेल होगा। फालतू में दुनिया
लड़कियों को दोष देती रहती है, औरतों को दोष देती रहती है, अरे तेरी वजह से लड़की हो गई घर में। आपने देखा होगा ना सीरियल्स में, मूवीज़ में, कि लड़कियों को दोष दिया जाता है, अरे तेरी वजह से लड़की हो गई। तो लड़कियों की इसमें कोई गलती नहीं होती, फादर की गलती होती है बल्कि। क्लियरली आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है क्रोमोसोम्स की हेल्प से कि कोई भी बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क के अंदर है कि हाउ डू वेरिएशंस अकर इन एन ऑफस्प्रिंग, और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।